वो है ना कि घंटा से पढ़ोगे तो घंटा मिलेगा। घंटा मिले। यस, पक्का है। क्योंकि आप यदि घंटा से पढ़ते हो तो आप अपने पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, पक्का है ये। क्योंकि सर ये किसी के लिए भी प्राउड का मोमेंट होता है, क्योंकि स्टेट में नाम आना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, और इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, बहुत सारा सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ता है। फर्स्ट का अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ 100% सफल विद्यार्थी फर्स्ट रहे। फर्स्ट, हाँ, नो बडी वन सेकेंड, नो बडी वन थर्ड, 100 और 100% फर्स्ट। हाँ। और 9 बच्चे हैं सो फेल भी हुए। 9 बच्चे फेल। हाँ। और नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। 23 मई 2023 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 10वीं और 12वीं की रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें देख सकते हैं गीता साइंस इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स काफ़ी अव्वल स्थान प्राप्त किए हैं। 10 टॉप में भी स्टूडेंट्स रहे हैं। तो रिजल्ट कैसा रहा आपके कॉलेज के? कितना स्थान प्राप्त किया यहाँ के लड़कों ने? 10 टॉप में जगह बना पाए हैं? कितना लड़का जगह बना पाए हैं? यहाँ के बच्चों का रिज़ल्ट झारखंड के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो साइंस में आए हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतर रहा। 97.8% है सो आपका रिज़ल्ट रहा इस कॉलेज का। 10 टॉप में कितने लड़के आए हैं यहाँ से? टॉप 10 में है सो 1 बच्चा आया है, एक लड़का जिसका नाम शुभम कुमार वर्मा है, जो आपका है सो पत्थलगड्डा का रहने वाला है। वो है सो 472 अंक ला करके ये 6ठा स्टेट टॉपर रहा, 6 नंबर प्राप्त 6 किया। नंबर पर। और जो झारखंड का स्टेट टॉपर है उनमें दिव्या कुमारी ने 479 नंबर लाए। तो ये डिफरेंस देख सकते हैं, ज़्यादा का नहीं है। तो कह सकते हैं कि क्लोजली इक्वल है बच्चे। लेकिन दिव्या को भी बहुत बहुत बधाई हो, और उनके प्राचार्य और उनके जो व्याख्याता जो पढ़ाएं उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही हमारे लिए यह गौरव की विषय है, क्योंकि ये पहला बार है सो झारखंड में है सो 6ठी स्थान है सो इस कॉलेज का है सो आया है। और 472 अंक लेकर के शुभम कुमार ने हम लोगों को गौरवान्वित महसूस करने का अवसर दिए। इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं, जो समाज के लोग इस कॉलेज को पढ़ाई के नज़र से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप जो पूछेंगे उसके विषय में हम आपको जरूर जवाब देंगे। बताएं। एवरेज रिजल्ट कैसा रहा? क्योंकि कितने लड़के फर्स्ट किए, कितने लड़के सेकेंड किए, ये भी थोड़ा सा बताइए। अच्छा, फर्स्ट का अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ 100% सफल विद्यार्थी फर्स्ट रहे। फर्स्ट, हाँ, नो बडी वन सेकेंड, नो बडी वन थर्ड, और 100% फर्स्ट। और 9 बच्चे हैं सो फेल भी हुए। 9 बच्चे फेल। हाँ, अब जो नहीं पढ़ता हो तो उसे लिए उसके पीछे बहुत से कारण है। 2 बच्चे का मैं बोल सकता हूँ कि 2 बच्चे किस कारण से हुआ, वो समीक्षा करने की विषय है। लेकिन 7 बच्चे ऐसे रहे जिनका किसी न किसी पारिवारिक कारण से क्लास नहीं कर पाए, और वो गार्जियन लोग मतलब विश्वास करके दिए, लेकिन विश्वास तो एग्ज़ामिनेशन हॉल पर बनता है कि वो कैसे लिखे हैं। अब क्लास ही नहीं किए हैं तो बात अलग है। फिर भी मैं उन लोगों को अगले साल है सो या कंपार्टमेंटल में एग्ज़ाम बैठे तैयारी से करे, वो करे। तो आप एवरेज का रिज़ल्ट के विषय में बात पूछ रहे थे। तो एवरेज रिज़ल्ट हमारे यहाँ 100% है सो फर्स्ट डिवीज़न है। 80% से एवब जो बच्चे हैं उसकी संख्या है सो 56 बच्चे हैं, सो 80% से एवब मार्क्स है। 400 प्लस इतना लड़के हैं। हाँ, 56 स्टूडेंट। उसके बाद आपका जो है 375 से एवब जो अगर देखेंगे तो 110 बच्चे हैं। 110। हाँ, और बाकी जो है सो सब क्या कहते हैं आपका फर्स्ट डिवीज़न है। 60 प्लस। ये काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा, जो कि यहाँ 10 टॉप में यहाँ के लड़के जगह बना पा रहे हैं। इसका श्रेय काफ़ी सर का जाता होगा और स्टूडेंट्स का भी जाता है, क्योंकि वो रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब कहीं ना कहीं सफल हो पाते हैं। सर, इतना लड़के पास किए, इतना अच्छा रिजल्ट रहा, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने थ्रू, अपने कॉलेज के थ्रू? मेरा मानना है कि शिक्षा को लेकर के सभी जो शिक्षाविद हैं उनसे नम्र निवेदन है कि शिक्षा में बच्चों को नशा मुक्त रखे, नशा मुक्त कैंपस भी रखे, और बच्चे को भी नशा मुक्त बनाने का प्रयास करें। तब जो हमारे देश के
में जो योजनाएं बन रही है या जिस विश्वास से आत्मनिर्भर भारत का बात किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वह आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान अहम भूमिका में निभाएंगे यदि नशा से मुक्त रहेंगे तब। इसीलिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कठिन परिश्रम तो करें, साथ में अपने व्यवहार को भी ऐसे बना के रखें कि आपके आसपास के लोग आपसे है सो कुछ सीख पाए, अच्छे व्यवहार को सीख पाए। तो मैं शिक्षा के माध्यम से यही बताना चाहूँगा। हाँ सर, कई लड़के ऐसे होंगे जो फेल भी किए होंगे, अदर बात करें तो कम परसेंटेज भी आया होगा, डिप्रेशन में भी होंगे अभी कि इतना मेहनत किए थे, मेरा इतना नहीं आ पाया, इतना एक्सपेक्ट किए थे। तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ गलत कदम भी उठाते हैं, माना कि समझ सकते हैं आप सर, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे अन्य यहाँ के बच्चों के अलावा हाँ, या यहाँ जो 9 बच्चे फेल किए हैं उसको लिए भी उन लोगों को ये होना चाहिए कि माता पिता का जो बात नहीं मानते हों, गुरुजन का जो बात नहीं मानते होंगे, जो अपने इस ऑनलाइन की दुनिया में व्यस्त होंगे और वो ऑनलाइन के कारण अपनी कुंठा प्रवृत्ति को प्राप्त करते हैं, तो उसको कोशिश करे कि छोड़े, कोशिश करे, क्योंकि अचानक से तो कोई चीज़ होगी नहीं। हाँ, तो उसको कोशिश करे कि छोड़े, जिससे आगे चल करके वो बच्चा बाद में महसूस कर पाए कि समाज में सामंजस्य कैसे बनाते हैं। तब हम आज उनको भी महसूस जो हो रही होगी असफल होने के बाद, वो बाद में मजबूत स्थिति में आएंगे, मानसिक स्थिति में निसंदेह। हाँ, ये आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है माता पिता का बात मानना, अपने से बड़ों का आदर करना और जो भी गुरुजन बोले उन पर है सो अमल करना। नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि 3 महीना अपने मोबाइल को किसी गार्जियन को सौंप दे, उसके बाद देखें कि क्या परिवर्तन होता है। क्योंकि जो आपने रिजल्ट आया आपका जो, उसमें आप अच्छा नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी में कमी रही होगी। और यदि तैयारी में कमी कब हो सकता है? जब आपने उसमें टाइम नहीं दिए होंगे। तो टाइम यदि उसमें नहीं दिए तो आप कहीं और दिए हैं टाइम, तो उससे बचिए, जहाँ आप टाइम वेस्ट किए उससे बचिए। उससे बचिए, मतलब टाइम, मुझे लगता है कि आज के समय में टाइम वेस्ट 2 चीज़ में होते हैं, एक दोस्ती में और दूसरा है सो ऑनलाइन चीज़ों में। मतलब ऑनलाइन खराब चीज़ नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में जो चीज़ें आप देखते हैं कितनी याददाश्त रहती है, इस बात को नोट करिए कि याददाश्त कितनी रहती है। अगर आपकी याददाश्त होती होगी ऑनलाइन पढ़ने से तो निसंदेह उसमें रहिए, लेकिन कम समय दीजिए, जिससे आप फिर रिटेन वर्क आप कर सकते हो। बच्चे देख लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं, वहाँ रिटेन वर्क है। इस बात को समझना होगा। ऑनलाइन यही कारण है ऑनलाइन का कि लोग रिटेन के माध्यम से छट जाते हैं, सिर्फ सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं कई बार, बट हाँ, बोलने की कला होती है, लेकिन लिखने की कला नहीं आ पाती। राइटिंग स्किल बढ़ानी होगी बच्चों को। हाँ, प्रैक्टिस में आपको लिखना है, हाँ, लिखना है, वहाँ बोलना है। हाँ सर, अंतिम एक सवाल है सर, जो लड़के आने वाले हैं टू इंटरमीडिएट, अभी 12th का तैयारी कर रहे हैं, आगे एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो आने वाले, हाँ, जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं 2024 में लिखेंगे, उनके लिए यह कहेंगे कि आप जैसे प्रयासरत है उसको पूरा कंप्लीट सिलेबस देख करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए और प्रत्येक दिन है सो रिटेन वर्क जरूर करें। 5 सब्जेक्ट्स आप लिए हैं, 5 सब्जेक्ट्स का निसंदेह उसको रिटेन वर्क जरूर करें, जितना पढ़े उतना लिखे और मंथली टेस्ट जहाँ पर होता हो उसको ज्वाइन करें या सेल्फ असेसमेंट भी करें मंथली कि हमने क्या सीखा है। कोई दिक्कत आती है तो फिर से उसको सुधार करने की आवश्यकता है कि हमारा क्या असेसमेंट रहा था और हम क्या पाएँ, ये मूल्यांकन करना आवश्यक है मंथली। ये अपने आप को जचना भी जरूरी है। हाँ, वो मूल्यांकन जचना वही चीज़ हुई। हाँ, मूल्यांकन तो काफ़ी शानदार रहा। अभी सर से जिस तरीके से मैंने बात किया, ये गीता साइंस इंटर महाविद्यालय के कॉलेज के प्राचार्य हैं, तो काफ़ी स्थान अच्छा रहा। 6ठे स्थान प्राप्त किए यहाँ के शुभम ने, अभी उनसे भी मिलवाते हैं। आप आइए, आपको सर, आपका 6ठे नंबर पे आप आए हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा थोड़ा फील हुआ, थोड़ा बताइए आप, क्योंकि ये स्टूडेंट्स थोड़ा जानना चाहते हैं। सर, ये किसी के लिए भी प्राउड का मोमेंट होता है, चूँकि स्टेट में नाम आना एक बहुत ही बड़ी बात होती है।
और इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, बहुत सारा सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ता है, आपको सारे फैसिलिटी को अच्छा से यूटिलाइज करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है। क्योंकि जो अदर स्टूडेंट है उसके पास भी वही 24 आवर है, और आपके पास जो टॉप कर रहे हैं उसके पास भी 24 आवर है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम को यूटिलाइज अच्छा से करते होंगे तभी अव्वल स्थान आ पाते हैं, और वही चीज़ दूसरे नहीं कर पाते हैं तो कहीं कहीं स्थान। या सबसे बड़ी बात है सर कि हमने टॉप करने पे भरोसा नहीं किया कभी, हमने अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करी है। और हमेशा से मैं ये मानता हूँ कि यदि आप अपनी लर्निंग को मजबूत करते हैं, यदि आप अपने लर्निंग को मजबूत करते हैं तो फिर एग्ज़ाम आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लर्निंग के अंदर ही एग्ज़ाम आता है। और आप यदि लर्निंग पे फोकस करते हो तो सिलेबस आपका ऑटोमेटिक कवर हो ही जाता है। और ये एच सी वर्मा सर का बहुत बड़ा ही कोटेशन है कि आप एग्ज़ाम को दृष्टिकोण से ना पढ़ें, आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, क्योंकि जब आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपका स्किल भी इम्प्रूव होगा, और जब आपका स्किल इम्प्रूव होगा तो आपका स्किल आपको प्रूफ कर देगा बाद में। डेफिनेटली इस चीज़ को मैं मानता हूँ। सर आपका छठा नंबर आने में सबसे पहला जो योगदान है किसका रहा, अपना रहा, सर का रहा, गुरुजनों का, किस तरीके से थोड़ा देखते हैं, इसे थोड़ा बताइए। सर योगदान की बात करें तो इस बात से मतलब किनारा नहीं किया जा सकता कि हमारे कॉलेज ने मतलब कुछ नहीं किया। हमारे कॉलेज से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला, मतलब डेफिनेटली हमने इतना सपोर्ट पाया कि एक आम स्टूडेंट का यह एक सपना होता है कि वह अपने कॉलेज से अधिक सपोर्ट प्राप्त करे, और ख़ास तौर पर अपने प्रिंसिपल सर का, क्योंकि हमने हमेशा से प्रिपरेशन के दौरान भी सर सजेशंस देते रहते थे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो हमने उस सजेशंस को अपने दिमाग में लिया और उस तरीके से काम करना स्टार्ट किया जैसा सर कहते थे। और सर हमेशा से हम लोग को यही कहते थे कि तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग को कोई नाम से ना जाने, तुम लोग को उसको काम से जाने। और मैं यही चीज़ मानता भी हूँ कि हमें लोग अपने नाम से नहीं, हमारे काम से जाने, ज़्यादा बेहतर होगा। या सर जब आप तैयारी करते थे, उसमें प्रिपरेशन करते थे, क्या दिमाग में था कि हम 10 टॉप में आ पाएंगे या इतना परसेंटेज, क्या टारगेट उस समय क्या था? अभी तो बात अलग है। या इतना कॉन्फिडेंट थे सर कि मेरा लर्निंग अच्छा था, और मैं पहले ही बताया कि मैंने सिलेबस से पे फोकस नहीं किया हूँ। मैं पढ़ता था तो किसी चीज़ का अंडर डेप्थ में जाके पढ़ता था, चाहे वो सिलेबस में हो या ना हो। और मैंने इसी तरीके से पढ़ाई भी मैंने अपने 10th क्लास में भी करी थी। और हमेशा से मेरे जितने भी शिक्षक मिले हैं अभी तक, बचपन से लेकर आज तक के, हमने बहुत अच्छे अच्छे सर से मिले हैं। और अभी वर्तमान में जिस सर से हमने पढ़े हैं और या फिर जिनके गाइडेंस में हमने ये किया है, वो भी मतलब हम लोग हमें यही सलाह देते थे कि तुम मतलब तेरा मतलब जो एबिलिटी है वो रटने का नहीं है, तेरा एबिलिटी जो है वो कुछ और करने का है। और हमेशा से मेरा ये बिलीव रहा है कि हम चीज़ों को रटे नहीं, चीज़ों को अच्छा से समझें, अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करें और उसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करते हुए चलें। और ये फिज़िक्स में हमने अच्छे तरीके से हमने प्रिंसिपल सर से सीखा है, क्योंकि उनका क्लास हमेशा शानदार होता था फिज़िक्स का। उनका क्लास सुनने के लिए मतलब बहुत ही हम खुद को लक्की समझते हैं, क्योंकि उनका क्लास में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता था, आप उनका क्लास का लेक्चर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो चीज़ों को इतना रिलेट करके पढ़ाते थे कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको दैनिक जीवन कैसे जीना है, डेली लाइफ बहुत जरूरी है आपके लिए। यस, तो वो चीज़ हम बहुत सीखते थे क्लास में प्रिंसिपल सर के लेक्चर से। तो कहीं ना कहीं सर आपका रिजल्ट का जो है सो काफ़ी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जैसे आपके टीचर, आप हैं खुद, आपके गुरुजन, माता पिता भी होंगे। सर आपका स्ट्रैटेजी क्या रहती थी पढ़ाई करने का? क्योंकि आपने शुरू में बोला यूटिलाइज 24 घंटे को आप यूटिलाइज किस तरीके से करते थे, कितना घंटा पढ़ाई देते, किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज पढ़ते थे, या थोड़ा बताइए। सर वो है ना कि घंटा से पढ़ोगे तो घंटा मिलेगा, यस पक्का है। क्योंकि आप यदि घंटा से पढ़ते हो तो आप अपने पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, पक्का है ये। क्योंकि आप उसको बोझ समझ रहे हो, तभी आप टाइम डिसाइड करके पढ़ रहे हो। क्योंकि पढ़ाई का अनलिमिटेड होता था। क्योंकि हमने रामानुजम सर को देखे हैं, जो काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन थे इंडिया के। जब वो अपने पाई का थीसिस कर रहे थे, तो जिस मतलब ऑफिस के अंदर वो थीसिस कर रहे थे, तो उनका जो मैनेजर या फिर जो उनसे ऊपर पोस्ट गए थे, तो वो बोले कि रामानुजन हम कहीं जा रहे हैं बाहर काम से, तुम थोड़ा सा संभाल लेना। वो उसके बाद 25 घंटा बाद वापस लौटते हैं, देखते हैं रामानुजन टेबल पे मतलब वही पाई का थीसिस कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया, रामानुजन तुम अभी तक यहीं हो, खाना नहीं खाए हो? सर कितना टाइम हो गया,
तुमको नहीं पता 25 घंटा बीत गए हैं। तो ये होता है फोकस और ये होता है डिटर्मिनेशन। तो इस चीज़ को और आप ये टाइम होता से है relate करने का डेडिकेशन नहीं उसके कर प्रति जो आप काम कर रहे हैं। यस डेफिनेटली। तो पढ़ाई को हम कभी भी घंटा से तुलना नहीं करते थे। मेरा जितना भी मन होता था और जितना भी कोशिश कर सकते थे और या जितना भी कैपेसिटी मेरे अंदर था, सारे को मैं यूटिलाइज पढ़ाई में ही करता था। आपने और काफी शानदार जवाब दिया उन लोगों के लिए जो घंटा पूछते हैं कि आप कितना घंटा पढ़ाई करते हैं, कितना घंटा ये करते हैं, कितना घंटा वो करते हैं। काफी शानदार जवाब। Yes. सर नए नए स्टूडेंटों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो जूनियर आने वाले हैं कहीं ना कहीं आपसे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, आपके बातें सुन करके सीखने को यस मिलेगा। सबसे पहले तो मेरा जूनियर्स का यही सजेशन रहेगा कि आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट को सबसे पहले प्रीफर करें। हाँ क्योंकि आज का युवा इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि उसे 10th के बाद क्या करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि 10th के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए या साइंस में जाए। और मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स अभी साइंस ही चूज़ करते हैं, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि साइंस में क्या होगा, है लेकिन और आगे साइंस हम क्या पढ़ना कर है। सकते हैं, हाँ, ये नहीं जानते। लेकिन वही है कि आप यदि अच्छा इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे, आप अच्छा टीचर के गाइडेंस में रहोगे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा सिटीजन्स बनोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी मेरे से कोई पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि टीचर के लिए एक अच्छा शिष्य, माँ पिता के लिए एक अच्छा बेटा और इस देश के लिए एक अच्छा नागरिक। इससे बड़ा मेरा और कोई कुछ नहीं बनना चाहता है। यस सर। बिल्कुल। चलिए ये काफ़ी शानदार रहा, लोगों को सीख मिलेगा इस चीज़ों से और जूनियर खास करके। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बात किया, अभी सर से भी बात किया, यहाँ 6ठे नंबर के स्टूडेंट हैं यानी कि 6th टॉपर स्टूडेंट हैं। तो काफ़ी शानदार लगा बात करके, जिस तरीके से मेहनत करते हैं गुरुजनों का एक धन्यवाद के पात्र सभी बनते हैं, चाहे माँ बाप हो, गुरुजन हो, स्टूडेंट्स खुद होते हैं, मेहनत करके लाते हैं तब ये मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।